कल जो है वो आस्था माँ ने जो है वो कुछ क्लिप्स जो है वो सामने लेकर आई हैं, जिसमें रिकॉर्डिंग्स हैं काफी सारी। सीमा की गुफ्तगू है एसएचओ के साथ, और एसएचओ कह रहा है कि हम आपके जिस्म पर मच्छर तक नहीं बैठने देंगे, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। और उस पर आस्था माँ ने बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया है, और ये भी कहा है कि वो रघुपुरा थाने में जरूर जाएंगी। तो ये तो इंडिया के लोग ही उठ खड़े हुए हैं, इंडिया के लोगों को सब नजर आ रहा है कि ये जो मामला हो रहा है, ये तो मतलब इसका मतलब सीधी सादी जो है वो पुलिस भी मिली हुई है। मोमिन मलिक साहब जाते हैं तो उनको भी उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, उनको किसी किस्म की, उनको अदालत के थ्रू जो है वो कॉपी निकलवानी पड़ती है। तो यहाँ पर ये मामला जो, इसका मतलब है कि पुलिस पर भी पॉलिटिकल जो है वो दबाव है, और पुलिस भी जो है उस दबाव का शिकार है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे मैंने ये कहा था कि ये अंडर इन्फ्लुएंस से सारे कोई भी पॉजिटिव एक्शन जो है सीमा पर न होगा न होने देंगे। अब ये जो आस्था माँ ने ये जो इंकशाफात किए हैं, ये मेरी इस मौक़िफ़ की बात की तस्दीक करते हैं। बिल्कुल सही तो बात। आस्था माँ ने ये मेरी इस बात की तस्दीक करते हुए वो सबूत दिखाए हैं, डेफिनेटली ऐसा ही है। शेख फैसल भले चीखता रहे, आस्था माँ चीखती रहे, रोशन चीखता रहे, लेकिन कुछ भी नहीं होना है, होना वही है। वो जो पॉलिटिकल थिंक टैंक्स हैं, वो जो पॉलिटिकल जो उनके जो जोकी हैं, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। आप मेरी प्रीवियस जो है वीडियोस उठाते अगर रहेंगे कोई 4-5 महीने की, तो मैंने जो बात कही आप देखेंगे वही बात हो रही, आगे भी होने वाली है। तो इसमें हमारा जो पॉजिटिव किरदार जरूर आस्था माँ का रहा है, मोमिन मलिक साहब का, आपका, शेख फैसल का, और दीगर जो इस मामले को देख रहे हैं, आवाज रेज कर रहे हैं, वो जानते हैं सब, वो उनकी आंखों के सामने सब हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन जो है इसमें हिंदुस्तान की जो आवाम है उसको वो बड़ा चीट किया जा रहा है इंडियन ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से, और इंडियन जो पॉलिटिशियंस की तरफ से, क्योंकि हिंदुस्तान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ट्रांस पॉलिटिकल सिस्टम है। उसका भी वही आर्गन है, एक जुडिशल है, लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है। ये तीन जो पिलर मेन है, इस पे इंडिया का सिस्टम रन करता है, जैसे अमेरिका पाकिस्तान का सिस्टम रन करता है। इसको ट्रांस पॉलिटिकल सिस्टम कहते हैं। जो बेसिक थ्योरी है सर जॉन एल्टन की, उसके बाद सर मोंटेस्क्यू की ये थ्योरी है। इस पर जो एग्जीक्यूटिव है और पॉलिटिशियंस जो लेजिस्लेचर है, इनका आपस में गठजोड़ है। जुडिशियल सिस्टम उनका सेपरेट है, लेकिन जो पॉलिटिशियंस लेजिस्लेचर्स हैं और एग्जीक्यूटिव, इनका आपस में गठजोड़ है। देखें कि आप कैसे ब्यूरोक्रेसी से सीमा को शेल्टर मिला है, उनको मैंने सुना है कोई उनके लिए कोई अलग से कोई उन्होंने घर भी बनाया है, और सीमा को सारी प्रिविलेजेस ऐसी दी जा रही हैं जैसे कोई किसी एम्बेसडर को या किसी हाई कमिश्नर को दी जाती है, वही प्रिविलेजेस उनको दी जा रही हैं। एक वो हाई प्रोफाइल केस में वो एक प्रिजनर थी, बेल हुई, बेल होने के बाद वो एक कन्फाइन है एक घर में, उसको आप सब जेल कह सकते हैं। सब जेल में रहने के बाद आप देख रहे हैं कि उसको तमाम फैसिलिटीज जो एक हाई कमिश्नर एम्बेसडर को मिलती हैं, वो सारी उसके पास है। नेट वो चलाती है, स्मार्टफोन उसके पास है, केबल टीवी नेटवर्क उसके पास है। जो बच्चे हम बोलते हैं कन्फाइन हैं, वो बच्चे विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और मैजिस्ट्रेट, वो बच्चे बाहर बाइक पर घूमने जाते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सीमा से कोई भी आकर मिल सकता है, ये उसको प्रिविलेजेस हासिल है। सीमा को कोई भी चीज डब्बे में पैक करके अगर देता है तो वो सीमा के घर तक पहुंच जाती है, वो उसको शगुन समझकर, गिफ्ट समझकर रख देती है। ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं। ये इसमें हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के मामला हैं। इस तरह प्रिविलेजेस जितनी वो सहूलियात हैं जो सीमा को मिलती हैं, वो कानूनन नहीं मिलनी चाहिए। ये एक खतरा हो सकता है। हम पाकिस्तानी बार बार चीख चीख कर हम कह रहे हैं कि भाई आप हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी लोग हम पर हमेशा बिला वजह ये इल्जामात लगाते हैं कि आपका ये अजमल कसाब, ये हाफिज सईद, वाटोवर एक्सेट्रा, पता नहीं कौन कौन से एलिगेशंस लगाते हैं कि आपके लोग यहाँ पर टेररिज्म करते हैं, जो जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। लेकिन इस बात की हकीकत है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारी एक सिटीजन ऑफ पाकिस्तान वो हिंदुस्तान में इलीगल आ गई। हम पाकिस्तानी इदारे चीख चीख के कह रहे हैं ये क्रिमिनल है, पाकिस्तान के इसने लॉ तोड़े हैं, तो ये क्रिमिनल आपके एरिया में रह के, आपके कंट्री स्टेट में रह के कोई भी क्राइम कर सकती है। उन फॉरेनर्स जो हाथ में उनसे मिलके
फिर भी आप देखें कोई भी एक्शन ना हिंदुस्तान की रियासत ले रही है, ना फॉरेन डिपार्टमेंट, ना होम डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं ले रहा। इवन वो जो जुडिशरी है उसने भी अपना सही किरदार अदा नहीं किया। उन्होंने प्रमा फैसा एक केस में बेल आउट कर दिया, और सीमा एक ऐसी जगह में रह रही है जिसको सब जेल भी नहीं है, नहीं सब जेल डिक्लेयर किया गया। एक बड़ी हार्मफुल है, बड़ी खतरे की बात है ये हिंदुस्तान के समाज के लिए। हम चीख चीख के कह रहे हैं कि ये खतरा है, ये वही साजिशों का हिस्सा है जो 1947 से मैंने शुरू में कहा था कि ये नहीं चाहते इन दोनों ममालिक के बीच में जो है वो मामलात ठीक हो। अब आप देखें ना, नेपाल और हिंदुस्तान की जो पीस ट्रीटी है 1952 से, उस पीस ट्रीटी की वजह से नेपाल और हिंदुस्तान के लोग विदाउट एनी बॉर्डर, वो सिर्फ सिंपली अपनी आधार कार्ड और अपने सिटीजनशिप जो कार्ड होता है उसके तहत वो बसेस में मोटरसाइकिल पर ट्रैवलिंग हेयर एंड देयर करते हैं नेपाल और हिंदुस्तान। एक इस ऐसी इस औरत ने उस नेपाल की पीस ट्रीटी की धज्जियां उड़ा दी। बिल्कुल वो सही जो बात। लोग इजीली जो है नेपाल से हिंदुस्तान जाते थे, और नेपाल हिंदुस्तान से नेपाल जाते थे पशुपतिनाथ मंदिर, वो इजीली जाते थे, उनकी जिंदगियां अंजीरन कर दी। बड़ी चेक एंड बैलेंस उन पर आ गया। और अभी वो बड़ा डाउट की नजर से अब तमाम नेपालियों को हिंदुस्तान में देखा जा रहा है, हिंदुस्तानियों को नेपाल में देखा जा रहा है। ये बड़े और कांड करने वाली हैं। हमें और भी सावधान और हमें अपने को रखना चाहिए। पैसा बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पर, बात की जा रही है कि पैसा बहुत बड़ा फैक्टर है, तो क्या इस मामले में भी पैसा ही इन्वॉल्व है? जी हाँ, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग के बगैर जो है वो सीमा कभी भी इतना वो नहीं जा सकती थी पाकिस्तान से। वो सऊदी अरेबिया या कोई मिडिल ईस्ट कंट्रीज जा सकती थी, उसके बाद नेपाल, फिर वापस वो मिडिल ईस्ट, फिर पाकिस्तान, फिर दूसरी मरतबा। देखिए, गुलाम हैदर का उसने जरूर घर बेचा, गुलाम हैदर के जो गहने थे वो बेचे, गुलाम हैदर का केश जरूर बेचा। मुझे नहीं लगता कि ये इतना सफिशिएंट अमाउंट है सीमा के लिए कि वो 2 से 3 मरतबा वो ट्रैवल करे, क्योंकि हम आउटसाइड ट्रैवल करते रहते हैं। मोस्टली आप भी फैसल करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो उसने कोई घर उनका 20 लाख का बेचा है, और उनके जो गहने हैं 2, 3, 4 लाख के, और कोई अबाउट नियर अबाउट 25 लाख रुपीज। पाकिस्तानी को 25 लाख रुपीज होंगे, और अगर इंडिया की करेंसी अगर उसमें हम देखेंगे तो 8, 8.5 लाख या 9 लाख रुपए होंगे, या 9.5 लाख, ज्यादा नहीं होंगे। अब तो अंदाजा करें, हिंदुस्तानी 9, 9.5 या 10 लाख रुपए लेके ये 2 मरतबा ट्रेवल करे दुबई शारजा, और 4 मरतबा ट्रेवल हो गया ना। एक मरतबा इसने आउटबैक, 4 मरतबा इसने 3 मरतबा ट्रेवल किया दुबई शारजा का, बिल्कुल सही। पाकिस्तान का, नेपाल का। ये मेरे ख्याल में कोई 9, 9.5 लाख में ये सफिशिएंट नहीं है। इसमें फॉरेन फंडिंग जरूर है। इनके फैसिलिटेटर, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, इसके फैसिलिटेटर तलाश किए जाएं। इसके फैसिलिटेटर पाकिस्तान में भी जरूर होंगे, मैं नहीं कहता हूँ या नहीं होंगे, जरूर। जिसने इसको अवेल किया नेपाल का वीजा, और ये जो ट्रैवल एजेंट भी इसमें इन्वॉल्व होगा। उसके बाद शारजा में किसने इसको फैसिलिटेट किया, उसके बाद नेपाल में किसने इसको फैसिलिटेट किया, पशुपतिनाथ मंदिर कौन ले गया, वहां पे इसको घर, इसने नेपाल में रहे घर किसको इसने लेके दिया, उसके बाद हिंदुस्तान में इसको किसने घर लेके दिया। हालांकि सचिन मीणा तो पढ़ा लिखा नहीं है, सचिन मीणा तो एक परचून की दुकान पे काम करता था, उसको वो इतनी जानकारी नहीं थी। सीमा भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। ये मैसेज की वो चैट पढ़ना और जो खतो किताबत करना वो अलग चीज होती है। कोई रेंट पे लेता, तो जगह लेता, उसकी बाकायदा एग्रीमेंट होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, सारी चीजें किसने की। इसके पीछे बड़े लोग हैं, इसमें फॉरेन फंडिंग है। वही लोग हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो हिंदुस्तान के दुश्मन है।